हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के वक्र तथा पठार। सीडीपी की सीरीज़ में हम लोग अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हैं और उनका एक्सप्लेनेशन भी कवर करते हैं। सो उसी सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है अधिगम के वक्र तथा पठार। यह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो ये इस बात का संकेत है कि ऑप्शन है संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कौन सा ऑप्शन सुटेबल है। तो बच्चा बुद्धिमान नहीं है, बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट, इसको हम हटा देंगे। बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है, ये भी नहीं होगा। और बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा कार्य करते हुए ऊब रहा है। इसका मतलब ये है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न में से कौन सा अधिगम का वक्र नहीं है? नतोदर, मिश्रित, लंबवत या उन्नतोदर, जिसे आप उत्तल भी कहते हैं। तो इसके पहले हमें समझना होगा कि वक्र कितने टाइप के होते हैं। तो आपको इसका राइट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए समझते हैं कि वक्र कितने टाइप के होते हैं और कौन सा वक्र क्या शो करता है। सीखने की मात्रा तथा समय के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम की वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्र मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से वक्र हैं। पहला है हमारा सरल रेखीय वक्र, जिसे हम स्ट्रेट लाइन कर्व कहते हैं। इसमें अभ्यास और अधिगम की मात्रा का संबंध एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा होता है। जिस तरीके से अभ्यास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है निरंतर, उसी तरीके से अधिगम की मात्रा सरल रेखीय रूप में बढ़ती जाती है। इसके बाद में दूसरा आता है उन्नतोदर वक्र, जिसे हम कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में धीरे धीरे जो है ये गति मंद होती जाती है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं या फिर उन्नतोदर वक्र कहते हैं। फिर तीसरा है हमारा नतोदर वक्र, जिसे हम कॉनकेव कर्व कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रारंभ में हमारी सीखने की गति जो है वो धीमी होती है और फिर धीरे धीरे ये जो है बढ़ती जाती है। इसे हम कर्व ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी कहते हैं। इसी तरीके से जो हमारा उन्नतोदर वक्र था कॉन्वेक्स कर्व, उसे हम कर्व ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब रिटर्न होता है तो कर्व हमारा डिक्रीमेंट की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कर्व हमारा इंक्रीज़ करता है। इसके बाद में लास्ट हमारा आता है मिश्रित वक्र, जिसे हम कॉम्बिनेशन टाइप कर्व कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले सीखने की गति हमारी जो है तीव्र रहती है और फिर धीरे धीरे इसका डिक्रीमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। तो उन्नतोदर और नतोदर का जो है ये मिक्सअप होता है, इसलिए इसे हम मिश्रित वक्र कहते हैं या कर्व ऑफ मिक्स्ड टाइप रिटर्न्स। इसमें दोनों रिटर्न्स जो है मिक्स टाइप के मिलते हैं, कभी आपको बढ़ता हुआ मिलेगा कर्व, कभी आपको घटता हुआ मिलेगा। तो ये थी अधिगम वक्र से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है। जिस वक्र में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने अधिगम के वक्र में देखा कि ऐसा वक्र जिसमें प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र हो और बाद में यह क्रमशः मंद हो जाए, इसे हम उन्नतोदर या फिर कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अधिगम वक्र में पठार बनता है परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण या फिर अभिरुचि के कारण। तो इसके पहले हमें समझना होगा कि अधिगम वक्र में पठार, इसका मीन्स क्या है? अधिगम वक्र में पठार, देखिए सीखने की गति जो होती है वो हमेशा से एक तरीके से नहीं रहती है। इसमें कभी तीव्रता हो जाती है तो कभी मंदता होती है। इसका मुख्य कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण होता है थकान। जब थकान हो जाती है तो उसके कारण जो हमारा अधिगम होता है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाता है। और इसको हम अगर रेखा चित्र से प्रकट करें तो उसमें एक पठार जैसी सिचुएशन, ना घटना ना बढ़ना, ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाती है। तो वहाँ पर हम कहते हैं कि अधिगम वक्र का ये पठार है। तो ये इसका रीज़न क्या होता है? कि इसका रीज़न होता है थकान। थकान के कारण अधिगम वक्र में पठार बन जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अधिगम अक्षमता व इसके कारण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया संबंधित है
हमें बताना है कि डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है, लेखन संबंधी समस्या से, पढ़ने संबंधी समस्या से, गणितीय कौशल संबंधी समस्या से, या फिर वाक क्षमता संबंधी विकार से। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो पढ़ने संबंधी समस्या होती है उसको हम लोग डिस्लेक्सिया कहते हैं। सो आइए यहाँ पे कुछ अन्य विकारों के बारे में जान लेते हैं। लेखन संबंधी समस्या हमारी डिस्ग्राफिया या डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। पढ़ने संबंधी समस्या को हम डिस्लेक्सिया कहते हैं। गणितीय कौशल संबंधी समस्या को डिस्कैलकुलिया कहते हैं। कैलकुलेशन हमारा मैथ में होता है तो हम उससे याद रखेंगे डिस्कैलकुलिया। और मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता जो होती है उसे हम अफेजिया या फिर डिस्फेजिया कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक बच्चा जो ... से ग्रस्त है वह सॉ और वॉज और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता। बच्चा जो है सॉ, वॉज, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब है कि उसमें जो है पठन संबंधी विकार है, या कह सकते हैं कि वो शब्दों का संयोजन नहीं कर पा रहा है, वर्णमाला सीखने में उसे कठिनाई हो रही है। तो ये विकार जो है डिस्लेक्सिया कहलाएगा। तो अगर कोई भी बच्चा स्पेलिंग में एरर कर रहा है, शब्दों का संयोजन नहीं कर पा रहा है, वर्णमाला नहीं सीख पा रहा है, तो वहाँ पर डिस्लेक्सिया होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पर कुछ रीज़न दिए गए हैं। अब इसमें से हमें बताना है कि ऐसा कौन सा रीज़न है जो अधिगम अक्षमता का कारण नहीं हो सकता, बाकी सभी अधिगम अक्षमता के कारण हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंद बुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार, या शिक्षक की शिक्षण शैली। तो यहाँ पर आप खुद ही सोचिए कि शिक्षक की शिक्षण शैली किसी भी अधिगम अक्षमता का कारण कैसे हो सकती है। और ऊपर के जो ये तीनों रीज़न दिए गए हैं ये किसी भी बालक की अधिगम अक्षमता के कारण हो सकते हैं, जैसे कि जन्म के पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंद बुद्धिता और शैशव काल के समय दिमागी बुखार, जिसके कारण बच्चे के दिमाग में असर हो सकता है और उसमें किसी भी प्रकार की अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देन इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ऑप्शन है श्रवण बाधित विद्यार्थी, दृष्टि बाधित विद्यार्थी, अस्थि बाधित विद्यार्थी, या फिर शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी। ऐसे कौन से विद्यार्थी होंगे जिनके लिए ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग उपयुक्त होंगे। सो दृष्टि बाधित विद्यार्थी ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनके लिए ब्रेल लिपि यूज़फुल है और टेप रिकॉर्डिंग यूज़फुल है। ब्रेल लिपि की अगर बात की जाए तो विश्व भर में जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं, जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाने के लिए और उनको पढ़ाने के लिए इसका आविष्कार किया गया था। और इसमें क्या होता है कि जो भी अक्षर होते हैं उनको छूकर हम व्यवहार में लाते हैं, उनको सीखते हैं छू करके। तो इस लिपि का आविष्कार किसने किया था? इस लिपि का आविष्कार किया था 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक थे लुईस ब्रेल। उन्होंने इसका जो है आविष्कार किया था और तभी से ये जो है विश्व भर में जितने भी नेत्रहीन व्यक्ति हैं उनके लिए सीखने का एक बहुत अच्छा माध्यम बन गया है। सो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो कि बालकों की अधिगम क्षमता से संबंधित थे, और पहला टॉपिक इसमें से हमारा था अधिगम के वक्र और पठार। सो आई होप you like the video and subscribe my channel. Thank you so much guys.